कोई ऐसा फार्मर नहीं जो बगैर सीड ट्रीटमेंट के आलू लगाता हो। सही। तकरीबन सभी लगाते हैं और इसी वजह से उसकी पैदावार में, उसके हर चीज़ में, आलू की क्वालिटी में बहुत अच्छी बेहतरी नज़र आ रही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सर, प्रीमियम क्वालिटी है क्या चीज़, लाइक चाहिए क्या कंपनियों को? सराज साहब, जो प्रीमियम क्वालिटी है, सबसे पहले तो हमें अपने ग्रोवर्स को देखना है, फिर हमें अपने इंपोर्टर्स को देखना है कि हमारा ग्रोथ क्या चाहता है। हमारा ग्रोथ चाहता है कि मेरे पास राशन ज़्यादा हो, शाइनिंग हो, उसमें डिजीज़ ना हो। ये 4-5 चीज़ें जो हैं इसमें कि एक ही साइज़ के आलू हों। अस्सलाम वालेकुम। कहो सिंजेंटा ज़राई पॉडकास्ट में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मौजू पर। आज हम बात करेंगे एक अहम फसल की, जो कि है आलू की फसल। तो आज मेरे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, उनकी तरफ भी हम बढ़ेंगे। और सबसे पहले हम बात करें कि इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है कि जदीद दौर में किस तरह से आलू की मुनाफेदार काश्त की जाए। इसी बात पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राव अब्दुल रहीम साहब, जो कि एक तजुर्बेकार काश्तकार हैं आलू के, और हमारे साथ मौजूद हैं सिंजेंटा के टेक्निकल सॉल्यूशन के हेड अशरफ अंसारी साहब। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे राव साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए, किस तरह से काम करते हैं, क्या है? 1984 से मैंने ज़मींदारा स्टार्ट किया, जब से मैं आलू की काश्त कर रहा हूँ, अभी तक करते आ रहे हैं। हर साल की हमारी प्रैक्टिस है, तो इंशाल्लाह इसमें और बेहतरी आती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। 1984 से माशाल्लाह आप काश्त कर रहे हैं, तो काफ़ी तजुर्बा हो गया। इस पूरे टाइम के अंदर क्या देखा कि आलू की मांग, आलू की पैदावार, आलू के मराहिल में जो चेंजेस आई, टेक्नोलॉजी आई, क्या डिफरेंसेस देखे? हाँ, 35-40 साल के अंदर अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी बेहतरी की तरफ ही जा रही है। इसकी पैदावार की बढ़ाने की कोशिश में जा रही है। फर्टिलाइज़र का है, सीड का है, पेस्टिसाइड का है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट के साथ ही इसमें बेहतरी आ रही है। सही। तो इन 35-40 सालों में, या चलें आप करीब ही आ जाएं, पिछले 5-6 सालों में आलू की पैदावार का क्या ट्रेंड रहा है? हाँ, पिछले 5-7 साल से इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। इसमें सीड ट्रीटमेंट है और काफ़ी चीज़ें हैं। और क्या आलू की मांग भी बढ़ती जा रही है? आलू की डिमांड भी बहुत बढ़ती जा रही है। इसकी क्वालिटी, हर चीज़ इसकी बेहतरी की तरफ जा रही है। सही सही। तो पिछले साल भी आपने काश्त करी और इस साल भी काश्त का इरादा है? जी जी। क्या रकबा उतना ही मेंटेन करेंगे या बढ़ाएंगे? जी, तो 240 एकड़ का मेरा फार्म है, उतना ही लगाऊंगा। 2 से 40 एकड़ के ऊपर इंशाल्लाह पोटैटो लगाएंगे। तो पोटैटो आपकी मेन क्रॉप है या साथ में कुछ और भी? जी, मेन क्रॉप तो हमारी पोटैटो है, सेकंड पे फिर हमारी मेज़ आ जाती है, थर्ड पे हम कुछ राइस लगाते हैं थोड़ा सा। सही सही। तो ओवरऑल आप एक आलू के काश्तकार कहलाए जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अंसारी साहब, आपसे भी एक सवाल कि हम बात तो कर रहे हैं आलू की, लेकिन एक मेरे जहन में सवाल रहता है कि यार कुछ ख़ास मखसूस इलाके हैं जहाँ पे आलू बहुत ज़्यादा उगते हैं। आलू की काश्त से पहले अहम अवामिल होते हैं कि मैं कहूँ कि ये ज़मीन या ये इलाका या ये ख़ित्ता जो है वो बहुत आलू के लिए सूटेबल है, बहुत मौजू है। क्या वो ज़मीन से रिलेटेड है या मौसम से रिलेटेड है? क्या चीज़ें देखते हैं? ज़बरदस्त राज साहब, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। लेकिन अगर हम अवामल की बात करें तो अवामल बहुत सारे हैं। मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक जो है, जो 1-2 बेसिक अवामल है जिसकी बेस के ऊपर जो हमारा ज़िम्मेदार है वो डिसाइड करता है। वो पहले तो अपने खेत को देखता है कि मेरा खेत क्या इस काबिल है कि जिसमें आलू की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ली जा सके। दूसरे नंबर पे वो देखता है बीज, क्या मेरे पास साफ बीज मौजूद है। तीसरा फिर वो मौसम को देखता है। ऐसे हम बात करें जो हमारा आलू जो है नॉर्थ पंजाब में भी है, साउथ पंजाब में भी है, सेंटर में भी है, तो तीनों जगह पे हमारा आलू जो है वो ग्रो हो रहा है। लेकिन जो बेहतरीन आलू, जो सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली जो एरिया है वो हमारा सेंट्रल पंजाब है। ये दो दरियाओं का इलाका है जिसको दुआबा कहते हैं, यानी कि सतलुज और रावी दोनों के दरमियान है। तो यहाँ पर जो सॉइल की जरखेज़ी है वो जो हमारा नॉर्थ है और हमारा साउथ है उससे बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आपने सुना भी होगा कि आलू पैदा करने वाले जो एरियाज़ हैं वो हमारा दीपालपुर, उकाड़ा, साहिवाल जो है, आरवाला, और ये एरिया जो है सबसे ज़्यादा जो है वो पैदावार देते हैं। इसमें कंटेंट्स जो है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, वो भी एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें साउथ में जो है उनसे ज़्यादा है। फिर ये ज़मीनें जो हैं बहुत ज़्यादा जो है वो साल्ट से फ्री हैं। अगर हम नॉर्थ और साउथ में चले जाएँ तो आपको 35 ज़मीनों में मिलेंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो इसका मतलब ये है कि जरखेज़ी जो इस ज़मीन की है वो बहुत अच्छी है। दूसरे नंबर पे मैंने बात की थी कि सीड, हमें जो सीड इस्तेमाल करना चाहिए वो सीड बीमारियों से पाक होना चाहिए। अगर वो बीमारियों से पाक नहीं है तो हम बेहतर पैदावार की जो आज बैठ के बात कर रहे हैं वो बेहतर पैदावार हम कभी भी नहीं ले सकेंगे।
तीसरे नंबर पे मैंने बात की, जैसे आपने कहा कि मौसमियात जो है, तो उसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। जनरली जो टेम्परेचर है जो कि फार्मर देखता है, जो हमारे पढ़े लिखे फार्मर हैं जो नेट पे बैठते हैं, वो देखते हैं कि ये दिन का टेम्परेचर जो है वो अराउंड 25 to 30 के अराउंड हो जाए और नाइट का टेम्परेचर जो है वो 20-25 के अराउंड हो, तो वो है। लेकिन हम अगर जटाकी ज़ुबान में बोलें तो वो कहते हैं कि जब गर्मी का जोर टूट रहा और रात ठंडी हो रही हो, तो वो टाइम जो है आलू की बिजाई के लिए बेहतरीन। फार्मर जब डिसाइड करता है तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखता है। इसमें एक चीज़ और भी बहुत अहमियत की अमल है, जैसे राव साहब ने कहा है, सीड ट्रीटमेंट। और जो सीड ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट है वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर खुदा न खास्ता बीच में कोई बीमारी है तो उसको जो है वो प्रोटेक्ट करती है। और अगर ज़मीन के अंदर है, मुसलसल आलू लग रहा है, तो बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो आ गई हैं ज़मीन के अंदर। तो जो सॉइल के अंदर भी बीमारियाँ और बीज के अंदर भी हैं, वो सीड ट्रीटमेंट उनको रोकता है। रोकने के बाद जो है एमरजेंसी जो उगाव वो बेहतर होता है। जब उगाव बेहतर होगा तो बुनियाद बेहतर जो है आलू की चलेगी। तो राव साहब, काश्त के बारे में जो अहम चीज़ें हैं वो हमने सुनी। आप तो खुद माशाल्लाह काश्त करते हैं काफ़ी बड़े रकबे पे। तो अगर एक ओवरऑल मैं पूछूं कि आलू के काश्तकार जितने हैं, जब वो आलू की काश्त करते हैं तो इब्तदाई मराहिल में या मरहलावार हम कहें, क्या क्या मसले दो चार हो सकते हैं उनको, क्या क्या चीज़ें आती हैं जो कि काश्त को ख़राब करती हैं? बारिशें होगी, फ्रॉस्ट आ गई, ये सारी चीज़ें रिलेटेड है जिम्मेदारी के हिसाब से। तो बीमारियों कीड़ों की आप बात कर रहे हैं, तो वो उसके किस तरह से डील करते हैं? क्या पहले से उसके लिए कोई काम करते हैं या जब वो नज़र आती है तब करते हैं? जी, डेली हम उसको देखते हैं, उसकी पेस्ट स्कॉटिंग करते हैं, कोई देखते हैं कोई बीमारी आ गई, फिर उस पर डिसाइड करते हैं क्या कौन सा स्प्रे करना चाहिए, कौन सी कंपनी का करना चाहिए, क्वालिटी वाइज कैसा हो। तो ये जो फैसला करते हैं कि क्या करना चाहिए या कौन सी कंपनी से रब्ता करें, तो इसमें कंपनियों से भी कोई मशवरा किया जाता है या आप सारे काश्तकार मिलके कोई मशवरा करते हैं? ये नहीं, आपस में हम जो काश्तकार हैं दोस्त हैं, उनसे हमारा रब्ता है, एक दूसरे से वो भी डिस्कशन करते हैं, बहुत अहम है। दूसरी जो ये पेस्टिसाइड के लड़के आते हैं, इनको भी बुलाते हैं, इनको भी दिखाते हैं, उनसे फिर डिस्कस करके हम डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। सही। और क्या बीमारी आने के बाद कर रहे होता है, ये कुछ काम पहले से पहले प्रिवेंटिव करते हैं? पहले सारी इस पे बड़ी निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। इसको मतलब बच्चों की तरह पालना पड़ता है, देखना पड़ता है, डेली इसको तकरीबन देखना। ये बड़ी आपने खास बात करी कि बच्चों की तरह पालना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से फिर वो एक मोहब्बत भी डेवलप हो जाती है। जी बिल्कुल, सही। तो बिजाई की आपने बात करी कि ज़मीन की तैयारी है, फिर बिजाई है, तो बिजाई से पहले आप जहर भी लगाते हैं बीज को, सीड ट्रीटमेंट वगैरह के? जी हवाले से सीड ट्रीटमेंट तो अब तो बहुत लाजमी होगी। पहले तो ये नहीं था, ये को 7, 8, 10 साल से ये काम हो रहा है। अच्छा। ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है, इससे हमारी सीड की बीमारियाँ वगैरह ये सारी ख़त्म होती जा रही। सही। उसमें पौधों की उगाव, पौधों का इक्वल जर्मिनेशन होना, उसकी पैदावार। मैं इसी तरफ आ रहा था कि आपने पहले जाहिर सी बात है बगैर जहर लगाए भी काम किया। जी। तो एक बगैर जहर लगाए बीज की जो फसल है और एक जहर लगे बीज की जो फसल है, उन दोनों में क्या मेजर फ़र्क नज़र आता है आपको? एक तो पैदावार का सबसे बड़ा फ़र्क है। सही। फिर उसकी क्वालिटी का, उसकी शाइनिंग का, सारी चीज़ों का फ़र्क आ जाता है उसमें। और इसके अलावा भी कोई आपको ऐसी चीज़ नज़र आती है जो शायद हम इतना तक कंसीडर ना करते हो लेकिन उसमें आता हो? बेसिकली जो सीड ट्रीटमेंट है ये तो रेजिक्टोनिया के लिए बना है ना, कि वो सीड बॉर्न एक डिजीज़ है उसके लिए। ये असल में तो उसके बाकी इसके साथ उसमें कोई और डॉट्स वगैरह को, आलू पे निशान हल्के फुल्के, वो भी सारा क्लियर करता है, ये सारी चीज़ें उसके साथ। सही। सवाल आप दोनों से ये अंसारी साहब और राव साहब, वो ये कि जहर लगता है और उसको क्या तरीक़ेकार होता है कि किस तरह से जहर लगे और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिनका ख्याल रखना चाहिए कि यार ये सारी चीज़ें होती रहें जहर लगते टाइम पे? जो तो आप प्लांटर के थ्रू लगा रहे हैं उसमें तो कोई आपको इसको ड्राई करना या ये करना वो नहीं है, वो लग रहा है उसमें चेन में आ रहा है और नीचे सॉइल के अंदर जा रहा है, तो उसमें वो प्रॉपर्ली परफॉर्म भी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे दोस्त जो मशीन के साथ लगा रहे हैं और ट्रीट करके उनको या तो मुकम्मल तौर पे जब खुश्क हो जाए फिर उसकी ढेरियाँ बनाएं और उनको बैग में रखें। अगर गीला सीड जो है उसको ड्राई ना किया और गीले सीड को ढेरियाँ लगा दी या बैग में डाल दिया, तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगा फिर वो जर्मिनेशन का, वहाँ पर जिसको कहते हैं हम हीट हो गया है। अच्छा। बीज जो है वो अपनी जर्मिनेशन जो है वाइबिलिटी वो लूज कर जाएगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो गीला ढेर लगा दिया, टेम्परेचर मिला, अंदर हीट पैदा हुई, तो वो इफ़ेक्ट हो जाएगा। इसीलिए
जो मैंने बात की है पहले कि टेम्परेचर को देख के जो है वो सॉइल के अंदर, तो यानी कि ना सिर्फ जहर लगाना है लेकिन सही तरीके से भी लगाना, सही तरीके से लगाना, और सही तरीके से जो मैनुअली लगा रहे हैं सही तरीके से खुश्क करके स्टोर करना है। अगर गीला करेंगे और 4 दिन 5 दिन पड़ा रहा तो वो डैमेज होगा, वो नुकसान होगा। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त यही होगी कि उसको अच्छी तरह खुश्क करके फिर बैगों में रखें। सही, तो मुझे उम्मीद है कि कंपनी के नुमाइंदे भी इस पर रहनुमाई करते हैं। बिल्कुल पक्की बात है जी, ये तो सही। तो अच्छा अंसारी साहब, हमने शुरू में बात करी कि आपने कहा कि मौसम का भी बड़ा अहम रोल होता है। तो जब मौसम का अहम रोल है तो एक टॉपिक है मौसम से रिलेटेड जो बहुत आजकल बात हो रही है, वो है मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज। क्या आप समझते हैं, और राव साहब आप भी ऐड कीजिएगा अपने तजुर्बे के हिसाब से, मौसमियाती तब्दीली हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है मुस्तकिल, और आजकल थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से भी हो रहा है, क्या उससे आलू की काश्त पे कोई असर पड़ा है? जहाँ तक हम देख रहे हैं, जो कि हमारे फार्मर्स हैं, राव साहब बैठे हैं, ये इसमें आप एडिशन करेंगे कि आलू की जो जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, अर्ली हो रहा है, तो उसी के हिसाब से हमारा जो ग्रोथ है उसी टेम्परेचर, जैसे मैंने कहा ना कि गर्मी का तो टूट रहा हो, सर्दी आ रही हो तो वो स्टार्ट शुरू कर लेते हैं। अब ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो अर्ली भी आ सकता है, लेट भी कर सकता है। अगर आप देखें आपका सर्दी का ड्यूरेशन शॉर्ट होता जा रहा है तो उस दौरान क्या इश्यूज आ रहे हैं। अगर जो सर्दी 2 महीने के लिए आ रही है, अगर उसमें फ्रॉस्ट भी आएगी तो वो डैमेज कर रही है। हमें इन सब चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो आ रहा है, लेकिन आप जो हमारा जिम्मेदार इसको समझते हुए अपनी जो पैदावार है उसको आगे लेके जा रहा है, यानी कि वो अकॉर्डिंगली जो क्लाइमेट चेंज है, वेदर की चेंज है, उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी काश करता है और उसके हिसाब से उसकी परवरिश जो है वो करके उसको। काश्तकार हमारे देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो ये मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आप कह रहे हैं कि आगे पीछे हो रही है, तो उस हिसाब से उनको फिर अपना सोइंग का, बिजाई का टाइम भी चेंज करना पड़ता है? हाँ, हम तो दुआ करते हैं कि मौसम जल्दी ठंडा हो जाए तो हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे। अगर लेट हो रहा है तो हम आलू को जल्दी नहीं कर सकते, तो उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हम नॉर्मल टेम्परेचर पे करके फिर ही हम इसकी काश्त शुरू करते हैं। सही। और क्या उससे मौसम के बदलने से जो है वो पैदावार में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है या क्वालिटी में फ़र्क आता है? हाँ, ज़ाहिर मौसम का तो बहुत बड़ा एक रोल होता है। अगर फ़र्ज़ करो फ्रॉस्ट आ जाए, तुम्हारी क्रॉप अगर तकरीबन 90-80 डेज़ की, तो उसमें 30-40% का लॉस हो जाएगा। अगर वो ना आए तो फिर तो बम्पर क्रॉप भी हो जाएगी। जैसे बारिशें ज़्यादा आ जाए तो उससे पेस्ट वगैरह, ये फंगस के हमें स्प्रे वगैरह ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो कहते हैं कि काश्तकार जो है ना वो मौसम को बहुत अच्छे से पूरी जंग लड़नी पड़ती है, पूरी जंग लड़नी पड़ती है। तो आपकी जो तजुर्बा और एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको क्या लगता है कि इस साल कैसा रहेगा, क्या रहने का इम्कान है? बेहतर उम्मीद अल्लाह खैर करेगा, बेहतर ही रहेगा। मौसम का देखा जाए तो ओवरऑल ठीक ही है। जल्दी अगर मौसम ठंडा हो तो हम जल्दी स्टार्ट कर लेंगे। बाकी बारिशें वगैरह भी होती है, वो उसका भी एक बड़ा रोल है, वो भी हम बर्दाश्त करते हैं। बाद ओवर इरिगेशन भी हो जाती है, ऊपर से बारिश आ गई, ये सारे मसले मसाइल। तो आपको उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा बेहतर होगा? इंशाल्लाह। सही। अच्छा राव साहब, मुझे एक बात और बताइएगा कि जो हमारे काश्तकार हैं, क्या वो इस बात का जो है वो उम्मीद रखते हैं या मेहनत करते हैं इस तरफ, या एक इंस्पिरेशन रखते हैं, आलू की फसल है वो एक्सपोर्टेबल क्वालिटी की बने, या जो यहाँ पे अब मल्टीनेशनल कंपनियाँ ख़रीदती हैं आलू और इंडस्ट्रियल चीज़ों में इस्तेमाल होता है, उस लेवल की, उस मयार की प्रोडक्शन हो, तो क्या फार्मर उसके लिए मेहनत करता है या वो नॉर्मल आलू पे खुश है? जी, बहुत मेहनत करता है। बल्कि हमारा बड़ा कंपटीशन होता है फार्मर से, फार्मर का कि मेरे कम न निकले, मेरे उससे ज़्यादा निकले। फिर हमने मल्टीनेशनल कंपनियों को भी देने होते हैं, उनकी क्वालिटी का, उनकी हर चीज़ का हमें ध्यान करना पड़ता है। उस लिहाज से ही हम उसको तैयार करते हैं। तो उन्होंने भी कुछ मयार, उनके बड़े मयार हैं, बड़ी क्वालिटी के स्टैंडर्ड हैं उनकी हर चीज़ का। तो मीट हो जाते हैं ना, इंशाल्लाह सब करते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, वो ये है कि जैसे आपने कहा कि एक्सपोर्टेबल या मल्टीनेशनल जो है या पेप्सी को, इनके अपने मयार हैं। देखें, राव साहब ने पहले कहा था कि सीड ट्रीटमेंट। अब जो एक्सपोर्टर जो कंट्रीज इंपोर्ट कर रहे होते हैं, वो पूछते हैं कि प्रोडक्ट सीड ट्रीट हुआ है या नहीं। उसका मतलब ये है कि कोई डिजीज़ जो है आलू की वो उनके कंट्री में शिफ्ट ना हो। क्वारंटाइन जो प्रोसेस हैं वो बड़े हार्ड हो रहे हैं, तो इसलिए सीड ट्रीटमेंट की अहमियत जो है वो बढ़ती जा रही है। तो राव साहब, जैसे अंसारी साहब कह रहे हैं कि जो कंट्रीज़
जो मुल्क हमारे आलू इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो पहले से ही कहते हैं कि सीड ट्रीटमेंट वाला होना चाहिए। तो आपके इलाके में क्या ये रुझान है, सब लोग सीड ट्रीटमेंट करते हैं या कुछ लोग करते हैं? हाँ, शुरू में तो इतना नहीं था, लेकिन 8-10 साल से अब आहिस्ता आहिस्ता, अब मेरे हिसाब में तो तकरीबन 80-90% मेरे ख्याल में तो हो सकता है सभी लगाते हो। कोई ऐसा फार्मर नहीं जो बगैर सीड ट्रीटमेंट के आलू लगाता हो, तकरीबन सभी लगाते हैं। और इसी वजह से उसकी पैदावार में, उसके हर चीज़ में, आलू की क्वालिटी में बहुत अच्छी बेहतरी नज़र आ रही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, हम एक बात बार बार कर रहे हैं, प्रीमियम क्वालिटी है क्या चीज़, लाइक चाहिए क्या कंपनियों को? सराज साहब, जो प्रीमियम क्वालिटी है, सबसे पहले तो हमें अपने ग्रोथ को देखना है, फिर हमें अपने इंपोर्टर्स को देखना है कि हमारा ग्रोथ क्या चाहता है। हमारा ग्रोथ चाहता है कि मेरे पास राशन ज़्यादा हो, शाइनिंग हो, उसमें डिजीज़ ना हो। ये 4-5 चीज़ें जो हैं इसमें, कि एक ही साइज़ के आलू हो। हमारी जो इंटरनल कंपनी है, जो मल्टीनेशनल्स हैं, जो ये परचेज करती हैं, उनके लिए भी वही मेयार ऑलमोस्ट होता है। वो एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें भी यही है। और ये जो यूनिफॉर्म जब हम सीड ट्रीट करते हैं तो उसका एक फ़ायदा जो हमारे काश्तकार को मिलता है वो कि राशन जो है उसकी मिकदार बढ़ जाती है, और जो गोली है उसकी मिकदार कम हो जाती है। क्योंकि राव साहब बैठे हैं, ये भी आपको बता सकते हैं कि गोली किसी काम की नहीं होती। गोली ये खेत में ही वो रॉटन हो रही होती है, वो एज ए फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल हो रही है रॉटनों के। लेकिन सीड और राशन, जब राशन ज़्यादा होगा तो हमारे ग्रोअर को उसी का ही फ़ायदा होगा। तो यही वो प्रीमियम फैक्टर्स हैं, राशन का ज़्यादा होना, राशन का चमकदार होना, राशन का बीमारियों से पाक होना, राशन का यूनिफॉर्म होना। यही चीज़ जब आएगी, ये सारी चीज़ें मतवक्का हैं सीड ट्रीटमेंट के साथ। जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो हमारे ग्रोअर को भी मुनाफा मिलेगा, और जो इसके इंपोर्टर्स या जो कंपनी मल्टीनेशनल्स जो इसको बाय कर रही हैं उनको भी फ़ायदा होगा। जान के बहुत खुशी होती है कि जो है हमारे काश्तकार जो हैं वो इतना ब्रॉड सोचते हैं। और हम बचपन से सुनते हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और हमारी ज़राअत जो है हम उस पर फ़ख्र भी करते हैं। तो अगर हमारे काश्तकार एक्सपोर्ट के लिए ख्वाह हैं तो बहुत अच्छी बात है। बेहतरीन और एक्सपोर्ट क्वालिटी आलू और प्रीमियम क्वालिटी आलू पैदा करना, इसका मतलब हर काश्तकार का ख्वाब है। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब और बहुत शुक्रिया राव साहब। आप दोनों के जो तजुर्बे और नॉलेज को मिलाकर हमने आज बहुत कुछ सीखा, और उम्मीद है कि मज़ीद सीखते रहेंगे। और जो साथी हमारे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो आप भी आज पूछ रहे होंगे कि इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बता दी, मगर कैसे? यानी कि अगर आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि आपकी पैदावार, आलू की पैदावार जो है वो एक्सपोर्टेबल क्वालिटी की बने या प्रीमियम क्वालिटी की बने, एक अच्छे मयार पे उतरे, तो सबसे पहला सवाल तो जो आता है वो ये कि इन कंपनियों को जो आपसे ख़रीद रही हैं या जो एक्सपोर्टर्स हैं, इनको क्या चाहिए, इनकी डिमांड क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और इनकी रिक्वायरमेंट्स, इनके मयारात पे पूरा उतरने के लिए क्या क्या इनपुट्स दरकार हैं, क्या तरीक़ेकार आपको अपनाने होंगे। और सबसे बड़ी बात कि सिंजेंटा इस पूरे मामले के अंदर क्या किरदार अदा कर रहा है काश्तकारों की मदद करने के लिए। अगर आप भी ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो देखते रहिए कहो सिंजेंटा ज़राई पॉडकास्ट। अगली एपिसोड में इंशाल्लाह हम इस मामले पे, इस टॉपिक पे मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।